अस्सलाम वालेकुम फेलोज़। शाज़ेबारा फ़डाई शेयर पिछले लेक्चर में हमने बात की थी लॉग ऐड की कोर्स आउटलाइन के हवाले से और नंबरों की तकसीम के हवाले से। तो आज हम अपने कोर्स का जो पहला पोर्शन है उसे बाकायदा स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पोर्शन है लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये 8 केसेस यहाँ पे शामिल किए गए हैं जिनका डायरेक्टली पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर असर किसी ना किसी तरह पड़ता है। तो पहले 4 केसेस जो हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और अगले 4 केसेस जो हैं हम आगे अपने तीसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले जो 4 केसेस हैं, पहला केस है मौलवी तमीज़ुद्दीन खान वर्सेस द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, दूसरा है द स्टेट वर्सेस 200, तीसरा है आसमा जिलानी वर्सेस द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और चौथा इसमें केस है बेगम नुसरत भुट्टो वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगा कर वापस किया था तो इसे करेक्ट किया गया बेगम नुसरत भुट्टो वर्सेस द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ये 4 केसेस हैं। अब 2 ऑप्शन हैं आपके पास, या तो आप विकीपीडिया पे जाएं या सुप्रीम कोर्ट की फेडरल कोर्ट की जो डिटेल जजमेंट्स हैं उन्हें निकाल के पढ़ लें, या फिर आप इनके बुलेट पॉइंट्स तैयार कर लें जिससे आप इजीली अपना कोर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चूंकि हमारा एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है तो इसमें बेहतर यही रहेगा कि हम जो है वो बुलेट पॉइंट्स और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लें केसेस की। तो पहला केस जो है हमारा मौलवी तमीज़ुद्दीन खान वर्सेस द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। पहली सारे केसेस में पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है वो टाइटल ऑफ द केस है। पहला है मौलवी तमीज़ुद्दीन खान वर्सेस द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, दूसरा है द स्टेट वर्सेस 200, तीसरा केस है जनाब इसमें हमारा आसमा जिलानी वर्सेस द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और चौथा केस है बेगम नुसरत भुट्टो वर्सेस आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ये चारों के टाइटल्स हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है इन केसेस की साइटेशन क्या है कि केसेस कहाँ पे हमारे जो है वो कोट किए गए हैं, कहाँ पे इन्हें रेफर किया गया है। तो एक चीज़ इसमें कि जो पहला केस है ये 1955 का है, दूसरा केस जो है हमारा वो 1958 का है, तीसरा केस हमारा 1972 का है। पहली चीज़ ये साइटेशन जब आप बनाते हैं किसी भी केस की सबसे पहले आपने पीएलडी लिखना है। सारे केसेस यहाँ पे 8 के 8 पीएलडी के हैं, पीएलडी लिखना है। दूसरे नंबर पे आपने लिखना है सन। जो मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस है वो 1955 का है, जो 200 का केस है 1958 का है, जो आसमा जिलानी का केस है ये 1972 का है और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस है ये 1977 का है। 1977 में जब ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया था। अब पीएलडी 1955, उसके बाद अगली चीज़ है कौन सी कोर्ट ने डिसाइड किया था। तो पहला जो हमारा मौलवी तमीज़ुद्दीन खान वाला केस है उस वक्त हमारी जो थी वो सुप्रीम कोर्ट्स या हाई कोर्ट्स इस्टेब्लिश नहीं हुई थी। उस वक्त जो सूबों की हायर कोर्ट्स थी प्रोविंशियल लेवल पे उन्हें चीफ कोर्ट्स का नाम दिया गया था और जो हमारी फेडरल लेवल पे कोर्ट थी उसे फेडरल कोर्ट का नाम दिया गया था। तो ये मैटर जो है ये फेडरल कोर्ट ने डिसाइड किया था। तो तीसरा हमारा आगे आ गया एफसी और उसके बाद आगे आ जाता है पेज नंबर के पीएलडी का कौन सा पेज नंबर है। तो जो मौलवी तमीज़ुद्दीन खान वाला है वो है इसका पेज नंबर 240। इसी तरह बाकियों के भी हैं। ये आपको एक चीज़ है जो आपको रट्टा लगानी पड़ेगी, इनके पेज नंबर जो है वो आपने याद कर लेते हैं। अब 2 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, पहला टाइटल ऑफ द केस और दूसरा उसकी साइटेशन क्या है। उसके बाद तीसरी चीज़ है कि बेंच में कितने जजेस थे। अब हर केस में जो बेंच है उसमें जजेस की तादाद मुख्तलिफ है। जो पहला मौलवी तमीज़ुद्दीन खान वाला है उसमें 5 जजेस हैं, उसके बाद जो 200 वाला है उसमें 4 जजेस हैं, उसके बाद जो आगे फिर आसमा जिलानी वाला केस है उसमें 5 जजेस हैं और एंड पे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला केस है 1977 का उसमें 9 जजेस हैं। 5 4 5 9 इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद अगला आ जाता है कि ये जो जजेस का बेंच था इसे हेड कौन कर रहा था। तो जो पहला मौलवी तमीज़ुद्दीन खान वाला केस है और 200 वाला केस है, इन दोनों केसेस के टाइम पे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे वो थे जस्टिस मुनीर। तो इन दोनों केसेस में तमीज़ुद्दीन खान में और 200 में जस्टिस मुनीर जो थे वो हेड कर रहे थे बेंच को। उसके बाद जो 1972 वाला केस है आसमा जिलानी वाला, उस वक्त हमारे जो थे चीफ जस्टिस हमूदुर रहमान। आपने 1971 जो बांग्लादेश के अलग के हवाले से हमूदुर रहमान कमीशन का नाम भी सुना होगा। तो जस्टिस हमूदुर रहमान जो थे वो उस बेंच को हेड कर रहे थे और जो एंड पे आखिरी जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला केस है उस वक्त हमारे जो चीफ जस्टिस थे अनवारुल हक, तो उस बेंच को वो हेड कर रहे थे। अब पहले 2 केसेस जो थे जो जस्टिस मुनीर के वक्त के 2 केसेस हैं। अब एक चीज़ इसमें आपने याद रखनी है कि जो पहले 2 केसेस हैं जस्टिस मुनीर जो है वो दोनों उसने स्टेट के या फेडरेशन के हक में दिए हैं। पहला केस जो मौलवी तमीज़ुद्दीन खान वर्सेस द फेडरेशन था उसमें भी जस्टिस मुनीर वाला केस जो है फेडरेशन के हक में आता है और स्टेट वर्सेस 200 जो केस है ये भी हक में आ जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं करेक्शन करता चलूँ, जो आसमा जिलानी वाला केस है वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान नहीं बल्कि द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड अदर्स था इसका टाइटल। आसमा जिलानी वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब था, ये पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ किया गया था।
और इसी तरह जो आगे उसका नुसरत भुट्टो वाला केस है वो भी आ जाता है। तो अब उसके बाद अगला एक सवाल पूछा जाता है कि किस कोर्ट ने ये केसेस डिसाइड किए थे। अब जो मौलवी तमीज़ुद्दीन वाला केस है ये फेडरल कोर्ट ने डिसाइड किया था, बाकी तीनों केसेस जो हैं और तीनों क्या बाकी जो 7 के 7 केसेस हैं सारे सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किए हैं। उसके बाद आगे आ जाता है कि क्या किसी लोअर फोरम पे इससे पहले अपील की लोअर फोरम पे ये पिटीशन फाइल की गई थी जिसकी अपील्स जो है वो आगे सुप्रीम कोर्ट में या फेडरल कोर्ट में गई हैं। तो जो मौलवी तमीज़ुद्दीन खान वाला केस है, चूँकि मैंने बताया है आपको कि उस वक्त जो है हमारी हाई कोर्ट्स नहीं थी बल्कि चीफ कोर्ट्स थी सूबों में। तो जो मौलवी तमीज़ुद्दीन खान वाला केस है वो चीफ कोर्ट ऑफ सिंध में हुआ था और चीफ कोर्ट ऑफ सिंध ने मौलवी तमीज़ुद्दीन खान के फेवर में केस दिया था कि जो जनरल गुलाम मोहम्मद ने कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली डिज़ोल्व किया जिसके प्रेसिडेंट जो है मौलवी तमीज़ुद्दीन खान है, वो चीफ कोर्ट ऑफ सिंध ने कहा था कि इलीगल है, इलेजिटिमेट है, गवर्नर जनरल के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं था। लेकिन ये कि जब फेडरेशन ने अपील की फेडरल कोर्ट में तो फेडरल कोर्ट का जो फैसला है वो जो है वो फेडरेशन के हक में आता है और मौलवी तमीज़ुद्दीन खान जो है वो केस हार जाते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला केस है, अगले केस में जो स्टेट वर्सेस 200 है, इसमें 200 जो है ये ट्राइबल एरियाज से था, ये किसी जुर्म में पकड़ा जाता है, उसके बाद जगह जो है इसे सजा सुना देता है और उसके जो लवाहिकीन होते हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट जो है वो 200 की सज़ा को माफ़ कर देता है। ये उस वक्त तक दौर था जब पहला मार्शल लॉ जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान में लगाया था। बेसिकली तो सिकंदर मिर्ज़ा ने लगा के आगे जो है इन्हें चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया था। तो अब उसमें जब ये चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं तो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो जाता है और जो लाहौर हाई कोर्ट में इसकी पिटिशन आती है उस वक्त जो है वो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अब इसे सज़ा मिली थी FRC के तहत, जो फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन थे उनके तहत इन्हें सज़ा 200 को दी गई थी। अब जब लाहौर हाई कोर्ट में केस आता है तो उसके लवाहिकीन ये अपील करते हैं कि ये जो है 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो FRC जो है 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है तो लिहाजा सज़ा कैंसिल की जाए। अब सुप्रीम जो हाई कोर्ट था लाहौर का उसने सज़ा सस्पेंड कर दी और 200 को इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद स्टेट जो है ये मामला ले जाती है सुप्रीम कोर्ट में। अब इसी दौरान ये जो जब ये सारा प्रोसीजर हो रहा है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, तो इसी दौरान मार्शल लॉ लग जाता है। अब मार्शल लॉ लगने का पहला इफेक्ट जो आपको पता है होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन आपका सस्पेंड हो जाता है, एब्रोगेट हो जाता है या सेट असाइड कर दिया जाता है जो भी प्रोसीजर है। अब उस वक्त हमारा चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो चुका है तो अब जो लाहौर हाई कोर्ट ने सज़ा माफ़ की थी कॉन्स्टिट्यूशन 1956 के मुताबिक, अब चूँकि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है वही मुल्क में लागू नहीं है तो उसके तहत ना सज़ा दी जा सकती है ना सज़ा माफ़ की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इस केस में स्टेट की फेवर में ये किया था और इसका अगर देखें ये तो एक मतलब 200 का सिंपल सा केस था, इसका हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर असर पड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में ये अहम किस वजह से है, ये अहम इस वजह से है कि इस केस के फैसले ने पहले मार्शल लॉ को जायज़ करार दे दिया था और जब लीगल ग्राउंड फ्राम कर दी तो उसके बाद तो आपको पता है फिर जनरल्स हैं वो लाइन लगा के बैठे हुए हैं कि आगे मैंने आना है तो वो फिर आते गए जोक दर जोक आगे भी आएंगे। तो उसके बाद जो है ये मार्शल लॉ हमारा यहाँ पे आके लिजिटिमेट हो जाता है। खैर इसमें यह है कि पहले लाहौर हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया था 200 को, बाद में स्टेट जो है वो जाती है सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट स्टेट को रिलीफ दे देती है। उसके बाद हमारा अगला जो तीसरा केस है आसमा जिलानी वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड अदर्स। इसमें ये है ये आगे दूसरे मार्शल लॉ का दौर है 1972 में जब जो है वो जनरल अयूब खान इक़्तिदार छोड़ता है तो एक जनरल अपना इक़्तिदार आगे दूसरे जनरल को मुंतकिल कर देता है। जनरल याह्या खान जो है वो दूसरे अगले चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं। तो वो कुछ जो पॉलिटिशियंस होते हैं उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखते हैं। आसमा जिलानी के फादर भी उनमें से एक थे और इसकी एक और पिटीशन जो थी वो जो है वो सिंध हाई कोर्ट में भी फाइल हुई थी। वो एक औरत थी, उनके हस्बैंड को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया था। तो उसके बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है आसमा जिलानी वाला, अब जो पिछला 200 वाला केस है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के तहत जो है वो उन्हें रिलीफ दिया है स्टेट को या डिक्टेटर को जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के तहत रिलीफ दिया है। अब इस केस में जब आसमा जिलानी वाला केस जाता है तो इसमें स्टेट जो है वो आसमा जिलानी को रिलीफ देती है
और ये भी स्टेट डिक्लेयर करती सॉरी जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिक्लेयर करती है कि जो 200 वाला केस था या डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का उस केस को ओवर रूल कर दिया जाता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है और जनरल अयूब खान के पास अंडर कॉन्स्टिट्यूशन कोई राइट नहीं था कि वो अपनी पावर जो थी आगे जनरल याह्या खान को ट्रांसफ़र कर देते। तो इसका भी अब डायरेक्टली असर है। अब इसमें भी ये है कि पहले कौन सी कोर्ट में हुआ था, लाहौर हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट में, तो उसके बाद अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है। उसके बाद अगला जो हमारा आखिरी केस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, बेगम नुसरत भुट्टो वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ये जब जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को डिटेंशन में रखा तो हाउस अरेस्ट कर लिया, उस वक्त जो है उसकी जो बेगम थी, बेगम नुसरत भुट्टो, उन्होंने जाके जो है वो केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। और ये पहला केस है जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में गया है, किसी लोअर फोरम पे जो है उन्होंने पिटीशन फाइल नहीं की, बल्कि 184(3) के तहत जो है अंडर 184(3) आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत उन्होंने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील की इसके खिलाफ। अब ये पहले मैं बता चुका हूँ 9 जजेस का बेंच था, अनवर लाकी से हेड कर रहे थे, और इस केस में जो था वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो उस वक्त के थे उनकी फेवर में ये केस डिसाइड हुआ था। मतलब फेडरेशन के हक में चला गया या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हक में चला गया। यहाँ पे जो है बेगम नुसरत भुट्टो को या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कोई रिलीफ नहीं मिला। और इसी तरह ये जो है 4 केसेस हमने डिस्कस किए हैं, 4 केसेस इसके पीछे बच गए हैं, वो भी इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।